तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साल 2021 में आई एक बेहतरीन मलयालम हॉरर मूवी को जिसका नाम है चुर्ली। और इस वीडियो के एंड में हम इस मूवी की एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरी देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में सजीवन नाम के एक लड़के को उसकी दादी पेरू मदन नाम के एक प्रेत की कहानी सुना रही थी। वो उसे बताती है कि पेरू मदन एक जंगल में रहता है और वो जंगल में से गुजरने वाले लोगों को गुमराह करता है, जिसकी वजह से वो लोग हमेशा के लिए उसी जंगल में भटकते रहते हैं। और आज तक जो कोई भी इस जंगल में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। एक दिन एक साधु ये सोचकर जंगल में जाता है कि वो अपनी पावर से पेरू मदन को कैद कर लेगा, और वो पेरू मदन को कैद करने के लिए अपने साथ एक टोकरी भी लेकर जाता है। लेकिन जंगल में काफी देर घूमने के बाद भी उसे पेरू मदन का ठिकाना नहीं मिलता। और ये जंगल बहुत ही विचित्र था और इसमें बहुत सारे मिस्टीरियस क्रिएचर्स थे जो कि साधु को जंगल में घूमते हुए देखकर हंस रहे थे। तभी साधु को वहां पर एक बॉल पड़ी हुई मिलती है जिसे वो अपने बच्चों के खेलने के लिए उठाकर अपनी टोकरी में रख लेता है। अब कुछ दूर चलने के बाद साधु को अपने सर पर रखी टोकरी में कुछ हलचल महसूस होती है और उसे पता चलता है कि जिसे वो बॉल समझकर उठा लाया था वो असल में कोई बॉल नहीं बल्कि एक पेंगुलिन था जो कि जंगल में रोल होकर एक बॉल की तरह पड़ा हुआ था। वो पेंगुलिन साधु को धीरे चलने के लिए कहता है और सरप्राइजिंगली वो साधु भी उसकी बात मानकर धीरे चलने लगता है। और फिर वो पेंगुलिन साधु को अलग अलग दिशाओं में चलने के लिए कहने लगता है और वो साधु भी बिना किसी ना नुकुर के उसके सारे ऑर्डर्स को मानते हुए उसके बताए हुए रास्तों पर चलने लगता है, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक जाता है। और कहा जाता है कि वो साधु आज तक उसी जंगल में भटक रहा है, लेकिन उसे आज तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जिस पेरू मदन प्रेत को ढूंढने के लिए वो इस जंगल में आया था वो कोई और नहीं बल्कि वो पेंगुलिन ही था। जी हाँ दोस्तों, पेरू मदन प्रेत ने जानबूझकर पेंगुलिन का रूप बनाया था ताकि वो साधु को रास्ता भटका सके। अगले सीन में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो कि भेष बदलकर जॉय नाम के एक चोर को ढूंढने के लिए चुर्ली नाम के एक गांव में जा रहे थे। और वहां जाने से पहले ये दोनों अपना नाम भी बदल लेते हैं, जहां सीनियर ऑफिसर अपना नाम एंथनी रख लेता है और जूनियर ऑफिसर अपना नाम सजीवन रख लेता है। अब बस से उतरने के बाद वो सबसे पहले एक ढाबे पर खाना खाते हैं और वो दोनों यहाँ पर खुद को मजदूर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे। खाना खाने के बाद वो ढाबे वाले से चुर्ली का रास्ता पूछते हैं तो वो बताता है कि पास में ही एक जीप खड़ी है जो कि चुर्ली गांव में जाएगी। जीप का ड्राइवर उनसे पूछता है कि उन दोनों को चुर्ली में क्या काम है, जिसके जवाब में एंथनी कहता है कि उन्हें यहाँ पर एक गार्डन में काम करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन अभी उसे उस गार्डन के मालिक का नाम याद नहीं आ रहा। ये सुनकर ड्राइवर सोच में पड़ जाता है कि आखिर चुर्ली में ऐसा कौन है जिसके बाग में काम करने के लिए लोगों को बाहर से बुलाना पड़ रहा है। और तभी ड्राइवर कहता है कि क्या तुम थनकन के बाग में काम करने के लिए आए हो। और यहाँ पर एंथनी मौका संभालते हुए हाँ बोल देता है। अब ड्राइवर उन्हें बताता है कि थनकन तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए गाँव से बाहर गया हुआ है और जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक मैं आप दोनों के रुकने का इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद वो सभी लोग चुर्ली गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक लकड़ी का कमजोर सा ब्रिज आता है जिसे पार करने के लिए सभी लोग गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों के बोझ में वो ब्रिज टूट सकता था। लेकिन जैसे ही वो लोग ब्रिज को पार करते हैं उन सभी लोगों के नेचर में बहुत बदलाव आ जाता है, क्योंकि जो लोग अभी तक हंसते हुए अपना रास्ता तय कर रहे थे वो सभी लोग अचानक ही बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। खैर इसके बाद ड्राइवर गाड़ी को एक ठेके पर रोक लेता है जहां पर सभी लोग शराब पीने लगते हैं। और एंथनी यहाँ पर ठेके के मालिक क्रियाचा से कहता है कि मैं और मेरा दोस्त यहाँ पर थंकन के गार्डन में काम करने आए हैं, लेकिन फिलहाल वो कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर गया है, तो क्या हम आपके साथ कुछ दिन यहाँ पर रह सकते हैं और जब तक थंकन वापस नहीं आ जाता तब तक हम दोनों यहाँ पर आपकी मदद करते रहेंगे। और इस बात के लिए क्रियाचा भी मान जाता है और वो ड्राइवर बाकी सवारियों को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब एंथनी और सजीवन यहाँ ठेके पर रहकर लोगों की एक्टिविटी पर नजर रखने लगते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी जॉय का पता लगा सकें। कुछ देर बाद इस ठेके पर मरीचा नाम का एक आदमी आता है जिसके आते ही सभी लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों ऑफिसर ठेके का सारा काम खत्म करके वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन रात के समय सजीवन किसी काम से ठेके से बाहर जाता है जहां वो एलियन जैसे दो लोगों को देखता है जिन्हें देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और उसी वक्त उसकी नींद खुल जाती है। मतलब ये सब उसका एक सपना था। अब नींद से जागने के बाद वो सच में ठेके से बाहर जाकर देखता है जहां उसे अपने सामने जंगल में एक लाइट चलती हुई दिखाई देती है। अब अगली सुबह जब क्रियाचा ठेके पर आता है तो वो देखता है कि एंथनी ने टेबल वगैरह की अच्छे से सफाई कर दी थी
और सजीवन ने खाना भी बना दिया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। और सजीवन यहाँ पर बार बार क्रियाचा से गांव के बारे में सवाल कर रहा था, जिसे देखकर एंथनी उसे अपने पास बुलाकर डांटने लगता है कि क्रियाचा से इस तरह के सवाल मत पूछो, क्योंकि अगर उसे शक हो गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद क्रियाचा और सजीवन कोई सामान लेने के लिए मरीचा के घर पर जाते हैं और सजीवन क्रियाचा से पूछता है कि मरीचा को देखकर सभी लोग एकदम से चुप क्यों हो गए थे, जिसके जवाब में वो बताता है कि मरीचा ने गांव के ही एक आदमी के खिलाफ पुलिस में गवाही दे दी थी, जिसकी वजह से सभी लोगों ने उससे बात करना बंद कर दिया है। और फिर क्रियाचा बताता है कि इस गांव में कभी भी पुलिस नहीं आती, और अगर पुलिस वाले कभी गलती से यहाँ पर आ भी जाते हैं तो वो कभी यहाँ से लौट कर नहीं जा पाते, क्योंकि ये कोई नॉर्मल गांव नहीं है। और ये सब सुनकर सजीवन थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्रियाचा ने उससे ये बात क्यों कही है और इसका क्या मतलब हो सकता है। खैर, इसके बाद वो दोनों वापस से ठेके पर आ जाते हैं, जहां पर सजीवन एंथनी से थंकन के गार्डन को देखने के बहाने गांव में पूछताछ करने के लिए कहता है, और एंथनी उसे अभी वेट करने के लिए कहता है। लेकिन सजीवन अकेले ही गांव में पूछताछ करने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो कि सजीवन को देखते ही उसे कुल्हाड़ी से मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है, और सजीवन भागते हुए वापस ठेके पर आ जाता है, जहां एंथनी उसे गांव में अकेले जाने की वजह से डांटने लगता है। और सजीवन आज सुबह से ही लोगों का अजीब बिहेवियर देख रहा था, जिसकी वजह से वो काफी डरा हुआ था। और वो एंथनी को बताता है कि यहाँ पर हर किसी के कई कई नाम हैं, और उसे लगता है कि यहाँ पर सभी लोग क्रिमिनल्स हैं, इसलिए उन्हें बैकअप के लिए और पुलिस वालों को बुला लेना चाहिए। और साथ ही साथ उसे ये भी लग रहा था कि वो पहले भी इस गांव में आ चुका है, लेकिन एंथनी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर, तभी यहाँ पर क्रियाचा आ जाता है और उन्हें बताता है कि ये ठेका 2 दिनों के लिए बंद रहने वाला है, क्योंकि उसके बेटे का बर्थडे है, जिसके चलते उसने चर्च में सभी के लिए खाने का इंतजाम करवाया है। अब क्रियाचा के वहां से जाने के बाद एंथनी सजीवन से कहता है कि इस गांव में कोई घर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आखिर ये चर्च कहाँ होगा। लेकिन अगले ही दिन वो देखते हैं कि क्रियाचा ने अपने ही ठेके को साफ सुथरा करके उसे एक चर्च बना रखा था। इसके बाद वो यहाँ पर फादर को बुलाते हैं, जो कि प्रेयर करते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर खाना पीना शुरू हो जाता है और एंथनी और सजीवन यहाँ पर लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करने लगते हैं और उनका नाम वगैरह पूछने लगते हैं, ताकि उन्हें जोई की कोई खबर मिल सके। और यहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी आई थी, जो सजीवन को कुल्हाड़ी से मारने के लिए उसके पीछे भागी थी, और वो यहाँ भी उसे ही घूर रही थी। अगले दिन वो दोनों ऑफिसर मरीचा के घर से कुछ सामान लेकर ठेके की तरफ जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें एक शिकारी मिलता है और एंथनी उसके साथ जंगल में शिकार करने चला जाता है। और सजीवन वापस ठेके पर आ जाता है, जहां पर पूरी रात बीत जाने पर भी एंथनी वापस नहीं लौटता। इसलिए अगली सुबह सजीवन उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जहां रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। और जब वो उस घर की विंडो से घर के अंदर झांक कर देखता है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर एक बहुत ही बड़ी मशीन थी और साथ ही साथ वहां पर कुछ लाइट्स थी जो अपने आप ही चल रही थी, और ये सब देखने में कोई एलियन टेक्नोलॉजी लग रही थी। दूसरी तरफ एंथनी और वो शिकारी भी जंगल से वापस ठेके पर आ जाते हैं, और वो शिकारी एंथनी को बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। वो कहता है कि तुम आदमी बहुत मनहूस हो, तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात जंगल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी मुझे कोई शिकार नहीं मिला। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक फेस्टिवल को देखते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग एक गेम खेल रहे थे, जिसमें 2 आदमी आमने सामने एक लकड़ी पर बैठकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, और जो आदमी पहले उस लकड़ी से नीचे गिर जाता है वो हार जाता है। और इस गेम में अन्ना नाम का एक आदमी सभी लोगों को एक एक करके हरा रहा था, और ऐसे में सभी लोग जबरदस्ती सजीवन को उसके सामने बिठा देते हैं, और सजीवन और अन्ना एक दूसरे को कई थप्पड़ मारते हैं, लेकिन एंड में अन्ना उसे भी हरा देता है, जिसकी वजह से सजीवन पूरी तरह से गुस्से में भर जाता है। अब उसी रात एंथनी देखता है कि सजीवन उसके पास नहीं है, इसलिए वो बाहर जाकर सजीवन को आवाज लगाता है, लेकिन सजीवन का कोई अता पता नहीं था, और एंथनी उसकी ज्यादा फिक्र न करते हुए आराम से सो जाता है। और उसके सोने के बाद सजीवन भी ठेके पर वापस आ जाता है। अब अगली सुबह एक आदमी ठेके पर आकर अन्ना के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में क्रियाचा उसे बताता है कि अन्ना तो हमेशा की तरह 2 बोतल दारू की पीकर यहाँ से चला गया था। अब उस आदमी के वहां से जाने के बाद क्रियाचा मजाक में सजीवन से ये कहता है कि लगता है अन्ना लापता हो चुका है, क्योंकि उसने तुमसे पंगा लिया था, मतलब तुमसे पंगा लेना बहुत ही रिस्की काम है। एंथनी भी वहीं पर खड़ा हुआ ये सब सुन रहा था, इसलिए वो सजीवन से पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थे, जिसके जवाब में वो बहुत ही रूडली कहता है कि मैं तो यहीं ठेके पर था। इसके बाद गांव वालों को जंगल में अन्ना की लाश मिलती है,
और सजीवन का रिएक्शन देखकर हम ये क्लियरली समझ सकते हैं कि अन्ना को सजीवन ने मारा है। अब उसी रात एंथनी और वो शिकारी फिर से शिकार के लिए जाते हैं और इस बार उनके साथ सजीवन भी था। और जंगल में उसे दो आदमी दिखाई देते हैं जो कि देखने में एलियन के जैसे लग रहे थे और उन्हें देखते ही सजीवन घबरा जाता है और उन पर गोली चला देता है। और उसी वक्त वो आदमी ताली बजाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इल्यूमिनेटिंग स्पाइरल शेप बनने लगती है और सजीवन के द्वारा चलाई गई गोली उस शेप से होती हुई एक जानवर को लग जाती है। फिर वो लोग उस मरे हुए जानवर को उठाकर गांव में आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में वो शिकारी उनसे अलग हो जाता है और वो दोनों सारी रात उसे जंगल में ढूंढते रहते हैं, लेकिन सुबह तक भी उन्हें वो शिकारी कहीं नहीं मिलता। और अब सारी रात जंगल में चलने की वजह से एंथनी की कमर में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उसे इलाज के लिए गांव की ही एक लेडी के पास ले जाया जाता है। ये लेडी एंथनी का इलाज करने के लिए उसे घर के अंदर ले जाती है और यहाँ पर सजीवन भी उसके साथ था और उसे घर देखने में काफी अजीब लग रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पर वो सेब भी बनी हुई थी जो कि जंगल में उन आदमियों के ताली बजाने से बनी थी। इसके बाद वो लेडी एंथनी का इलाज करने लगती है, लेकिन ये सब इलाज कम और किसी तरह का रिचुअल ज्यादा लग रहा था, क्योंकि वो लेडी लगातार चैंटिंग्स कर रही थी और साथ ही एक लड़का अपने पैरों में आग लगाकर मेडिसिन को गर्म कर रहा था। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंथनी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वो लेडी उसे कहती है कि मैं तुम दोनों को पहले से जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम दोनों पुलिस वाले हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थनकन भी गांव में वापस आ चुका है और वो ड्राइवर उसे बताता है कि जिन लोगों को उसने अपने गार्डन में काम करने के लिए बुलाया था, मैंने उन दोनों को तुम्हारे आने तक ठेके पर काम पर लगवा दिया है। और थनकन कहता है कि मैंने तो किसी को भी काम करने के लिए बुलाया ही नहीं था। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो दोनों सीधा ठेके पर ही चले जाते हैं और सब लोग इन दोनों ऑफिसर से पूछने लगते हैं कि आखिर वो दोनों कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन जब वो दोनों कोई जवाब नहीं देते तो थनकन कहता है कि हमें इन लोगों को मारकर जंगल में फेंक देना चाहिए। और ये सुनते ही सजीवन अपनी गन से एक हवाई फायर कर देता है, जिसकी वजह से ये सब लोग वहां से भागने लगते हैं। और एंथनी थनकन को पकड़कर उससे जोय के घर का एड्रेस पूछने लगता है और थनकन उन दोनों को जोय के घर ले जाता है और गांव के बाकी लोग भी इनका पीछा करते हुए जोय के घर पर पहुंच जाते हैं। अब घर में वो दोनों ऑफिसर देखते हैं कि जोय पैरालाइज अपने बेड पर पड़ा था, वो सिर्फ बोल पा रहा था और उसके अलावा वो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा मूव नहीं कर पा रहा था। और सजीवन उससे कहता है कि हम दोनों तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं। और ये बात सुनते ही थनकन और गांव के सभी लोग हंसने लगते हैं और उन्हें कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग इसे यहाँ से ले जा सकते हो। और जोय भी हंसते हुए उन्हें कहता है कि अगर आप लोग मुझे यहाँ से ले जा सकते हो तो मैं यहाँ से चलने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद वो जोय को अपनी जीप में बिठाकर जंगल के रास्ते शहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर वो रास्ता भूल जाते हैं और जोय उन्हें रास्ता बताते हुए जंगल में यहाँ वहाँ घुमाने लगता है। इसके बाद जोय उन्हें एक कहानी सुनाता है कि तुम मुझे पहले भी यहाँ से ले जाने के लिए आ चुके हो और मुझे पता है कि सजीवन ने ही अन्ना को मारा था और गांव वाले भी शुरू से ये जानते थे कि तुम दोनों पुलिस वाले हो। फिर जोय उन्हें कहता है कि क्या होगा अगर मेरा शरीर अभी के अभी ठीक हो जाए तो, लेकिन एंथनी उसकी बात को मजाक में लेता है। लेकिन अगले ही पल जोय का शरीर पूरी तरह से हील हो जाता है और इस दौरान उनकी कार के आसपास काफी सारी लाइट घूम रही थी और वो सारी लाइट कंबाइन होकर एक मून की तरह बन जाती हैं और ये मून बड़ा होता जा रहा था और उसके इफेक्ट से ये तीनों ओवरजॉयड थे। और फिर इनकी जीप हवा में उड़ती हुई मून की तरफ बढ़ने लगती है और देखते ही देखते ये तीनों अपनी जीप के साथ ही उस मून के अंदर समा जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब कुछ उसी कहानी के जैसा हो रहा था जो कि दादी ने मूवी की शुरुआत में सुनाई थी। मतलब जैसे कि वो साधु पेरू मदन प्रेत को कैद करने के लिए एक जंगल में गया था, लेकिन एंड में पेरू मदन पेंगोलिन जानवर के रूप में आकर उस साधु को ही जंगल में इधर उधर घुमाने लगता है और उस साधु को पता भी नहीं था कि जिसे वो सर पर उठाकर घूम रहा है वो ही पेरू मदन है। वैसे ही ये दोनों पुलिस वाले भी जोय को पकड़ने के लिए इस गांव में आए थे, लेकिन एंड में वो दोनों साधु की तरह ही जोय के कहने पर जंगल में इधर उधर भटकने लगते हैं। और जोय ने यहाँ पर यह भी बताया था कि ये पहली बार नहीं है कि आप मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हो, बल्कि पहले भी तुम मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आ चुके हो और पूरा गांव तुम्हारी सच्चाई शुरू से जानता था, लेकिन हम लोग जानबूझकर तुम्हें ना पहचानने का नाटक कर रहे थे। अब इस बात के कई मतलब निकलते हैं। पहला तो ये कि ये दोनों पुलिस वाले ही वो साधु थे जो कि जंगल में पेरू मदन प्रेत को कैद करने के लिए गए थे और जोय ही पेरू मदन प्रेत था। मतलब वो दोनों कई जन्मों से पेरू मदन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये कि ये दोनों किसी टाइम लूप में फंस चुके हैं और जिस मशीन को सजीवन ने जंगल वाले घर में देखा था वो शायद कोई टाइम मशीन हो
और उसी की वजह से ये दोनों जॉय को पकड़ने के लिए बार बार इस गांव में आते थे। और जैसे ही ये दोनों जॉय को अरेस्ट कर लेते थे, ये पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाता था। और इसी वजह से पूरे गांव के लोग पहले से ही जानते थे कि वो दोनों कौन हैं। और एंथनी का इलाज करते हुए उस लेडी ने कहा भी था कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों पुलिस वाले हो। और दोस्तों, इस मूवी में हमें एलियन का कंसेप्ट भी दिखाया गया है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पेरू मदन नाम का कोई प्रेत हो ही ना, और जिसे ये गांव वाले पेरू मदन सोच रहे थे वो असल में वो एलियंस हों। आपको इन तीनों थ्योरीज में से कौन से वाली सही लगती है, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी चुरली मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।